Good morning, all of you. Good morning, sir. Very happy to see you. Thank you, sir. We'll be starting our session with a quiz, and this session is about Indian struggle for independence. आपको एक बात बताएं कि यूरोप में नेशनलिज्म का बुखार चढ़ गया। यूरोप में नेशनलिज्म का बुखार चढ़ गया। नेशनलिज्म का बुखार चढ़ गया और डिफरेंट कंट्रीज में रेवोल्यूशंस हो गए। आपको पता होना चाहिए कि दैट लैंग्वेज, कल्चर, इथनिसिटी ये एक बड़ा भारी फैक्टर है लोगों को इकट्ठे लाने का। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक ही बादशाह होता था, वो 3-4 कंट्रीज़ को अपने अंडर रखता था और चारों कंट्रीज़ का कल्चर डिफरेंट होता था। जैसे हमारे गुलाब सिंह ने क्या किया, उसने कश्मीर भी लिया, जम्मू भी लिया और लद्दाख भी लिया। जम्मू भी अपना कल्चर अलहदा है, लद्दाख का कल्चर अपना अलहदा है, कश्मीर का कल्चर अलहदा है। तो तीनों रीजन उसने लिए, लेकिन कल्चर जो है इन तीनों का डिफरेंट है। इसी तरह से डिफरेंट बादशाह यूरोप में जो थे उनके अंडर डिफरेंट कंट्रीज होती थी, लेकिन उनका कल्चर डिफरेंट होता था। तो इसलिए यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में एक हवा चली कि भाई हम क्या करेंगे, हम अपने नेशन स्टेट्स बनाएंगे। अब आपको पता है इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स इटालियन थे मगर अलग थे। 7 स्टेट्स इटालियन थे मगर वो सारे इटालियन बोलते थे, उनकी लैंग्वेज इटालियन थी, उनका कल्चर इटालियन था। उनके अंदर एक बलबला था, हम इकट्ठे क्यों ना हो जाए, दैट इज बी ए सिंगल कंट्री। इसी तरह से जर्मनी था, वो भी बहुत से स्टेट्स थे, लेकिन वो सारे जर्मन बोलते थे, उनके अंदर भी बलबला था, हम एक ही कंट्री क्यों ना बने। फिर फाइनली वहाँ क्या हुआ, रेवोल्यूशंस हुए, इटली भी यूनाइट हुआ, वहाँ क्या कहते हैं जर्मनी में भी रेवोल्यूशंस हुए, वह भी इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की लहर चली। आप देखेंगे यूरोप में जर्मनी उतना ही बड़ा है जितना आपका एक स्टेट यहाँ बड़ा है, लेकिन सारे अलग हैं। जर्मनी हम जर्मन बोलते हैं, फ्रांस हम फ्रांस बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, इटालियन हम इटालियन बोलते हैं, इसलिए सारे अलग हैं। तो हिंदुस्तान में भी ये नेशनलिज्म का जोर पकड़ गया। अब अंग्रेजों के अंडर इंडिया भी था, श्रीलंका भी था, बर्मा भी था, है कि नहीं, बहुत सी कंट्रीज उनके। इसी तरह से इंडोनेशिया भी डच के अंडर था। अच्छा, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वो सारी किसी न किसी के अंडर थी। तो इन सब कंट्रीज में एक बलबला पैदा हो गया। यूरोप से ये हवा चली कि हम भी आज़ाद हो जाएं। और हम अब इसमें पता नहीं, जिस वक्त नेशनलिज्म का फीवर चढ़ा ना, उसमें क्या होता था, आप एक और चीज़ साथ साथ चलाते थे कि भाई हमारा कोई किंग नहीं होना चाहिए। तो हम जिस वक्त यूनाइट होते थे ना, नेशनलिज्म के सपोर्ट में जब हम यूनाइट होते थे, तो हमारे अंदर एक पावर बनता था। वो पावर इतना बनता था कि हम किंग को खिलाते थे और कोशिश करते थे किंग को परे रखने का। जैसे इंग्लैंड में नेशनलिज्म का जब वो सारे यूनाइट हो गए, वहाँ तो नेशनलिज्म की प्रॉब्लम थी, वो तो ऑलरेडी इकट्ठे थे। नहीं, वहाँ भी उन्होंने कैसे किया, इंग्लैंड तो एक कंट्री है, स्कॉटलैंड दूसरी कंट्री है, वेल्स तीसरी कंट्री है, आयरलैंड चौथी कंट्री है। उन्होंने जबरन इन सबों को मिलाया, क्योंकि वो सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन चूंकि इंग्लैंड बड़ा भाई था और ज़्यादा जोरावर था, उसने अपनी ही सारी चीज़ें इनके ऊपर इम्पोज की और यूनाइटेड किंगडम बन गया। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम बने, फिर इनके अंदर बलबला हो गया कि हमारा पार्लियामेंट ही सब कुछ करे और बादशाह को हटाएं। फाइनली वो बादशाह को हटाने में कामयाब हो गए। और क्या हुआ, आपको पता है कौन से बादशाह को उन्होंने हटाया? मैंने ये ऑलरेडी बताया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ ना 1688 में, याद आया? 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन में उन्होंने जेम्स II को हटाया और उसके लड़की और उसका हस्बैंड को बिठाया कोड़े, मगर एट द सेम टाइम उसको कहा भाई अब तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है जो पहले थे, तुम्हारे पावर जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, इंग्लैंड बन गया। इसी तरह से हर कंट्री में जहाँ जहाँ भी नेशनलिज्म को जोर पकड़ता था, साथ साथ में वो कहते थे यार ये किंग को भी हटाए। जैसे फ्रांस है, फ्रांस में बड़ा बड़ी रेवोल्यूशन हुआ। उस रेवोल्यूशन में पता है फ्रांस में कब रेवोल्यूशन हुआ? 1789 में नहीं रेवोल्यूशन, 1789 में वहाँ रेवोल्यूशन हुआ। वहाँ नेशनल असेंबली बन गई सुप्रीम, और वहाँ के किंग को भी मारा और क्वीन को भी मारा। तो इस तरह से जो थे, ये जिस वक्त ये रेवोल्यूशंस होते थे तो अटैक किंग पर होता ही था, क्योंकि किंग जो था ना वो दे डिड नॉट लाइक द किंग टू बिकम एन ऑटोक्रेट, राइट। तो ये चाहते थे कि जो लोगों की गवर्नमेंट रहें और वहाँ पर लोग ही अपने लाज बनाएं। तो इंडिया में भी इसका असर हुआ।
इंडिया में जब यहाँ आए ब्रिटिशर्स आए तो वो आए किस शक्ल में ब्रिटिशर्स यहाँ आए पहली दफा इंडिया में? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ल में। वो यहाँ क्या करने आए? वो ट्रेड करने आए, बिजनेस करने आए। ये सिर्फ अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया, डच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। हाँ, ये सब ईस्ट की तरफ आ रहे थे और यहाँ बिजनेस करना चाहते थे और एक दूसरे के साथ इनका कंपटीशन होता था। तो चूंकि अंग्रेज ज़्यादा पावरफुल थे, वही दे वुड कैरी द डे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो है वो इतने पावरफुल हो गए, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा ही कर दिया। वो हमारे पूरा राज करने लगे। 1877 में क्या हुआ हमारी कंट्री में आपको पता है? क्वीन विक्टोरिया जो थी वो बन गई एम्प्रेस। पहले तो हमारे ऊपर हुकूमत करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर यहाँ 1857 में क्या हुआ? एक बड़ा भारी रिवोल्ट हुआ, जिस रिवोल्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत हद तक गिर गई। तो फिर इंग्लैंड ने खुद कब्जा लिया। जो ग्रेट ब्रिटेन था उन्होंने खुद ही कंट्री का कब्जा लिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा भाई अब आपकी बस की बात नहीं है ये, क्योंकि ये सारा इंडिया अब हमारे कब्जे में है, इसको तो हम ही कंट्रोल कर सकते हैं विद ग्रेट आर्मी, विद ग्रेट आर्गूमेंट्स, है कि नहीं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट नो फिट टू। फिर 1877 में क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम हो गई एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अच्छा, मगर चूंकि जो देखो ना, वेस्ट की जो भी दुनिया में चीज़ें होती हैं उसका असर तो सारी दुनिया में पड़ता ही रहता है। हालांकि उन दिनों कम्युनिकेशन इतने नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन थे ही थे ट्रेड के जरिए। क्वीन विक्टोरिया बन गई हमारे एम्प्रेस। अच्छा, मगर चूंकि अब क्या था कि जिस वक्त अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया तो नेचुरली हम लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। वो ऐसे रूल बनाते थे जिससे हम तंग होते थे। तो महात्मा गांधी के आने से पहले भी यहाँ बड़े रिवोल्ट्स हो गए। जो ट्राइबल्स थे ना, वो रिवोल्ट करते थे। सन्यासी उनमें से एक मूवमेंट हुई, दूसरा इंडिगो मूवमेंट हुई, तीसरा मूवमेंट हुई उसको कहते हैं रोमेसा मूवमेंट है, रामूसा मूवमेंट। ये मूवमेंट जो थी ये ट्राइबल मूवमेंट्स थी जिसमें वो अंग्रेजों के कानून के अगेंस्ट काम करते थे। मगर ये बहुत पहले की थी। मसलन 1777 में सन्यासी मूवमेंट हुई, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे। अच्छा, इसी तरह से इंडिगो मूवमेंट हो गई, जहाँ पर कि इंडिगो वर्कर्स ने ऑपरेशन हो गया था उनको, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। वो हो गया 1859 में। फिर 1822 में शुरू हो गया रोमेसा मूवमेंट। उन्होंने रेवेन्यू लॉस के अगेंस्ट वो। ये तो देखो ना, ये 1777 फिर 1859 फिर अंडरस्टैंड भाई, ये पुरानी मूवमेंट। तो इस तरह से मूवमेंट अंग्रेजों के अगेंस्ट जाती थी। फिर जो इलीट थे, बड़े बड़े लीडर हमारे, वो डेलीगेशन लेके वाइसरॉय के पास, इसके पास, गवर्नर के पास जाते थे, ऐसा करते थे। तो लेकिन ये मास मूवमेंट नहीं थी। मास मूवमेंट ये हो गई जब गांधी जी आ गए। लेकिन गांधी जी से पहले एक बात हुई। एक अंग्रेज था, उसका नाम क्या था? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने कहा यार आप लोग ऐसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आइए और अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर डालिए और अपनी प्रॉब्लम्स को उनको बताइए। और वो कौन सा साल था जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली। 1885 में उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली। तो इस तरह से फॉर्मली हमने शुरू किया अपनी मूवमेंट शुरू करना फॉर रिड्रेसिंग आवर ग्रीवेंसेस। अभी हम आज़ादी नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं अंग्रेजी बैठे, क्योंकि ये पता था अंग्रेज निकलेंगे नहीं, अंग्रेजी बैठे लेकिन हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको अटेंड करें, हमारे ग्रीवेंसेस को अटेंड करें। राइट्स कहाँ देते वो, लेकिन फिर भी कंसिडर करें हमारी क्या दिक्कतें हैं वगैरह। तो ये मास मूवमेंट होगी जब महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी इंडिया में आए 1815 में। महात्मा गांधी इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में उसने ज़बरदस्त मूवमेंट शुरू की, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ इंडियन ऑरिजिन्स को वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। जब वहाँ पर महात्मा गांधी गए थे एज बैरिस्टर टू फाइट केस ऑफ सम कंपनी, इंडियन बेस्ड कंपनी, तो वहाँ पर वो बड़े कामयाब हो गए। तो जब उसका फेयरवेल होना था उस वक्त उसने कहा यार आप लोगों को इतना तंग करती है यहाँ की गवर्नमेंट, तो आप लोग कुछ नहीं करते हो। उसने कहा जी हमारा कोई लीडर नहीं है, कुछ नहीं, क्या करें। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, महात्मा गांधी ट्रेन में ट्रैवल करता था फर्स्ट क्लास में, तो अंग्रेज एक गार्ड आया, उसका यहाँ क्या करते हो फर्स्ट क्लास में, तुम क्यों, मेरे पास टिकट की ऐसी की तैसी।
फर्स्ट क्लास में वाइट के बगैर कोई नहीं बैठ सकते, चलो आओ गिरो। उसने उसको प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। उसको बड़ा ज़बरदस्त दुख हुआ। इसका दुख ऑलरेडी था ना। तो जब ये फेयरवेल पार्टी में उन्होंने कहा हमारी इतनी प्रॉब्लम है, कोई हमारा गाइड नहीं है, रोल जो हम, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन थे, वो तो अनएजुकेटेड थे। उनमें गांधी एजुकेटेड था, ये बैरिस्टर था, भारत लॉ था। तो इसने फेयरवेल को कन्वर्ट किया इनटू रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसने स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और वहाँ पर भी एक मास मूवमेंट ऑफ इंडियन ऑरिजिन की बनाई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज वहाँ झुक गए। तो फिर 1815 में यहाँ आए। अब इसकी शोहरत ऑलरेडी इंडिया में फैली थी कि दैट इज़ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजर, दैट ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, महात्मा गांधी के कुछ खास वेपन्स थे। आप बताएंगे उसने कौन से टूल्स इस्तेमाल किए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? एक टूल, दूसरा टूल क्या था? नॉन कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेशन। तीसरा क्या था? सत्याग्रह। नॉन वायलेंस तो सबों में थी, नॉन वायलेंस तो बेस थी, नॉन वायलेंस था बेस। उसने क्या किया? एक तो नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन, दूसरा हो गया नॉन वायलेंट डिसोबीडियंस, जिसको उसने कहा सिविल डिसोबीडियंस। तीसरा रूल उसने किया सत्याग्रह। सत्याग्रह जो ही वो इंडिया में आया 1815 में, तो 1915 में आया इंडिया में। 1915 में जो वो इंडिया आया, 1916 में ही उसने चांपरान मूवमेंट शुरू कर दी, है ना। 1916 में चांपरान मूवमेंट शुरू कर दी, जिसको कि 1917 में किसी लोगों ने अपोज भी किया, और 1917 में उसे खेड़ा मूवमेंट शुरू कर दी। चांपरान मूवमेंट बिहार की थी, खेड़ा मूवमेंट गुजरात की थी। अच्छा, चांपरान में क्या था? वो बेचारे ऑपरेस्ट इंडिगो वर्कर्स थे, उनको बहुत ही ऑपरेशन होता था, तो उनके अगेंस्ट गांधी जी ने लड़ा और उनको रिलीफ दिलवाया। खेड़ा में क्या था? कहत पड़ गई थी, बहुत मुश्किल हो गया था, तो वो अपना रेवेन्यू नहीं दे सकते थे। वो अंग्रेजों को कहते थे अपने मामले में रिलैक्स करो, अंग्रेज रिलैक्स नहीं करते थे। फिर ये उस मूवमेंट में शामिल हुआ, उनको इकट्ठे किया, अंग्रेजों को रिलैक्स करना पड़ा। फिर तीसरे अहमदाबाद में गया, वो 1919 में गया, और वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर मिल ओनर्स थे। वह मिल ओनर्स जो थे वो मिल वर्कर्स को बहुत तंग करते थे। वो उसे मिल वर्कर्स के साथ बैठ के मिल ओनर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह किया, और मिल ओनर्स जो थे वो रिलैक्स हो गए। तो आते ही जब ये तीनों जगह ये कामयाब हो गया, इसका एक सिक्का जम गया सारे हिंदुस्तान में। अब इसने ये सत्याग्रह मूवमेंट थी पहली, देखो ना, 1916, 1917, 1918 ये सत्याग्रह मूवमेंट थी। सत्याग्रह कैसे डिफाइन करते हैं? 1930 सॉल्ट मार्च। ना वो तो अलग है, वो पहले मैं कहता हूँ आते ही इसने ये तीन सत्याग्रह मूवमेंट की ना। 1950 में आया, 1916, 1917, 1918 3 साल लगातार इसने सत्याग्रह मूवमेंट की, और इस सत्याग्रह मूवमेंट में ये कामयाब हुआ। अब इस सत्याग्रह मूवमेंट क्या थी? इसने कहा देखो जी, अगर आप कन्विंस्ड है कि ये ट्रूथ है तो स्टिक करो। पर कैसे स्टिक करो? इसलिए स्टिक करो कि जो आपका ऑप्रेसर है वो भी पिघल जाए, और वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करे। आपको पता है जापान में जब वर्कर्स एंग्री हुआ करते थे अपने मालिक से, वो स्ट्राइक नहीं करते थे, वो ओवर टाइम बैठते थे। तो मालिक कहता यार कुछ गड़बड़ है, ये क्यों नहीं निकल रहे? अब तो इनको निकलना चाहिए, ये तो सारा दिन काम कर रहे थे। तो वो इनके पास आता था, बताओ जी क्या शिकायत है? तो उससे प्रोडक्शन सफर नहीं होती थी, प्रोडक्शन बल्कि बढ़ती थी। साथ में उनका जो प्रोटेस्ट था वो एक्सप्रेस होता था थ्रू देयर वर्किंग मोड। आपको नहीं पता है, देखो हमारे इस्लाम में एग्जाम्पल है, जब गंदी रुई बेचती थी वो, और हमारे जो प्रॉफिट साहब थे पीस भी अपॉन हिम, वो 2 के बेचते थे। फिर जब उसने नहीं भेजा तो उसको फिर खबर पूछने गए, ये सत्याग्रह, वो पिघल गई और उसने ये माल लाया। यही तरीका गांधी जी कहते कि इस तरह से करो कि जो अगला आदमी है वो पिघल जाए, वो भी समझ जाए कि यही सच्चाई है। जिस वक्त इसने इंडिगो मूवमेंट की, उस वक्त अंग्रेजों ने एक आदमी को भेजा, उसके पास पठान एक को भेजा उसको मारने के लिए, और उसको 500 रुपये भी दिया और पिस्टल भी दिया। वो गांधी जी को मारने गया। उस वक्त तक इसको महात्मा नहीं कहते थे, ये बाद में महात्मा हुआ। तो गांधी जी के पास बैठते ही जब गांधी जी के साथ बातचीत की, वो इतना पिघल गया, उसने कहा जी मैं तो आपको मारने के लिए आया था, ये मुझे 500 रुपये दे गए, ये भी आप ले लीजिए, ये गम है, ये भी आप ले लीजिए।
ये होता है इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रूथ। गांधी जी जानते थे कि हम अंग्रेजों के साथ जंग नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास ट्रेन मैन पावर नहीं है, ट्रेंड आर्मी नहीं है, और बमों के साथ लड़ने के लिए हमारे पास कुछ और होना चाहिए जो बम से ज़्यादा खतरनाक हो। उसने कहा बम से ज़्यादा खतरनाक है रूहानी ताकत, द सोल फोर्स। तो हम सोल फोर्स लगाए, जिसका मूल जड़ जो है वो नॉन वायलेंस है। जिसका जड़ क्या है? नॉन वायलेशन कॉपरेशन क्या थी? देखो टूल उसने क्या, नॉन वायलेंस तो हर जगह थी। फिर क्या था? एक था नॉन वायलेंट कॉपरेशन, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस, तीसरा सत्याग्रह। नॉन वायलेंस नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन क्या थी? देखो ना, अंग्रेजों ने कपड़ा लाया, आपने वो पहना, तो आपने उनके साथ कॉपरेट किया। अंग्रेजों ने स्कूल खोला, आप स्कूल में गए, आपने उनके साथ कॉपरेट किया। अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोली, आप फैक्ट्री में काम करने गए, आपने उनके साथ कॉपरेट किया। अंग्रेजों ने आपको तगमा दिया, आप बड़े खुश हो गए, तो आपने उनके साथ कॉपरेट किया। उसने कहा ये तगमे भी वापस करो, जो आपके पास अंग्रेजों के जॉब से उनको भी छोड़ो, हर चीज को बाइकआउट करो। तो नेचुरली वो फिर देखो ना, एक नौकर तभी तक नौकरी जितनी देर तक वो मेरा हुक्म मानेगा, जो ही वो हुक्म मानने से इनकार करेगा वो नौकर नहीं रहा, वो है डिसोबीडियंस। ये तो है नॉन कॉपरेशन, वो हो गया डिसोबीडियंस। कहते जो भी वो कानून निकालेंगे हम उनको नहीं मानेंगे, तो नेचुरली वो कानून निकालने से बाज आएंगे। फिर सत्याग्रह, जैसे 3 जगह सत्याग्रह, 60 मार्च में सत्याग्रह। तो ये टूल्स उसने इस्तेमाल किए, लेकिन उसने सबसे बड़ा टूल पता है क्या इस्तेमाल किया? उसने अपनी मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाई। उससे पहले ये बड़े बड़े लोग जाते थे, एप्लीकेशन देते थे, वगैरह करते थे, डेलीगेशन लेते थे, लेकिन जब ये मास मूवमेंट बनती है, सारे लोग इसमें ज्वाइन होते हैं, तब इसमें स्ट्रेंथ आती है। तो सारा इंडिया उसने इकट्ठे किया। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गांधी का था कि उसने सारे हिंदुस्तान को इकट्ठे किया। अब देखो, अब आपने 1916, फिर 1917, फिर 1918, फिर पता क्या 1921 में उसने नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मास स्केल पर चालू, जिसमें क्या हुआ? इसने कहा था ना ये नॉन वायलेंट होनी चाहिए, ये नॉन वायलेंट हुई नहीं, ये चोरा चोरी का कसा हुआ। वहां पर जिस वक्त वो जुलूस निकल रहा था, पुलिस वालों ने रुकाया चौकी पर, उन्होंने चौकी को ही जला दिया। ये 1921 में ही हुआ, क्योंकि उसने शुरू की ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। उसने कहा जी हम अभी इस काबिल नहीं है कि हम सोल फोर्स इस्तेमाल करें, इसलिए मैं मूवमेंट को बिठा कर। उस वक्त इसके जो बाकी साथी थे उन्होंने कहा यार ये मूवमेंट ने टेक ऑफ किया था, सारे लोग ज्वाइन हो गए थे, तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ वायलेंस। उसके बाद उसने एक प्रोग्राम बनाया 1922 में। वो प्रोग्राम था कि भाई हम चरखा काटेंगे, नंबर 2 अनटचेबिलिटी को डिस्करेज करेंगे, नंबर 3 हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्योंकि जितनी देर तक हम सारे यूनाइट नहीं हो जाएंगे बगैर मिल्लत के, बगैर मजहब के, तो हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो उसने कहा जी हिंदू मुस्लिम क्योंकि दोनों एक इम्पोर्टेंट हिस्से हैं इस मूवमेंट के, इनको आपस में हम दोस्ती करो, आपस में लड़ाई मत करो, फिर हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो हो गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा हो गया अनटचेबिलिटी को डिस्करेज करो। तीसरा हो गया चरखा का। तो अच्छा, चरखा प्रमोट करने से क्या होता है जरा बताओ? क्योंकि उसने कहा था आप अपने कपड़े खुद बनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा इंटरेस्ट उनका था हमारे पास कि वो वहां से कॉटन बेचते, हम कॉटन बेचते थे, वो कॉटन कपड़ा बेचते थे, हम उसको खरीदते, इनकी इंडस्ट्रियां चल रही थी। उसने कहा जो उनके यहाँ फायदे हैं उनको काटो। एक फायदा उनका यही है कि वो बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस की जड़ काटो। और चरखा उस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री थी। तो उस जगह यार अपना कॉटन बनाओ, अपने कपड़े बनाओ, नेचुरली उनकी जो इंटरेस्ट है यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा। वो इसलिए यहाँ आते हैं कि तजारत करेंगे, आप उनको तजारत में कॉपरेशन मत करो, वो खुद ही चले जाएंगे। तो इस तरह से जो ये मोमेंट शुरू हो गई, सारा नेशन इन्वॉल्व हो गया। इसके साथ साथ उसने सोशल रेवोल्यूशन भी किए, जैसे अनटचेबिलिटी को डिस्करेज करो, विडो रिमैरिज को एनकरेज करो, पर्दा को हटाओ, विमेंस को एम्पावर करो, और यू अंडरस्टैंड, एम्पावर द विमेन, अच्छा एम्पावर द चिल्ड्रन। और क्या किया उसने? वो कॉलेजों में गया। उसने कहा ये मोमेंट तब तक कामयाब नहीं होगी जितनी तक यूथ इसके साथ नहीं जोड़ेगा। तो उसने क्या किया? तो उसने यूथ को जोड़ने के लिए कॉलेजों में गया, क्या कि नहीं? तो अब हर जगह हलचल हो गई। अब क्या हुआ? इसके साथ साथ ही क्या हुआ मैं बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, जैसे 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म हुआ। अच्छा, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट क्या था? 1931 में गांधी जी को कहा भाई तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड अटेंड करो और हम आपके प्रिजनर्स को छोड़ेंगे।
लेकिन जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने गए तो ये फेल हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी शर्तें नहीं मानी, ये वापस आ गया। ये 1931 में हुआ, है ना। अच्छा नहीं, उससे पहले क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ, एक 1929 में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई 1929 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा जी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अंग्रेजों के अंडर नहीं रहना चाहिए। फिर एक फैसला हुआ कि हर 26 ऑफ जनवरी, हर साल 26 ऑफ जनवरी को हम झंडा लहराएंगे। और नेहरू गांधी जी ने एक झंडा बनाया जिसमें रेड था, व्हाइट था और ब्लू था, और बीच में उसने चरखा डाला। बीच में उसने क्या डाला? चरखा क्या था? चरखा का मतलब था स्वदेशी। स्वदेशी। चरखे का मतलब था सेल्फ हेल्प। चरखे का मतलब था इंडिपेंडेंस। डोंट डिपेंड अपॉन फॉरेन गुड्स, डोंट डिपेंड अपॉन फॉरेन ट्रेड, डिपेंड अपॉन योरसेल्फ। तो ये चरखा लेके उन्होंने क्या किया, हर 26 जनवरी को हर साल आज़ादी का दिन मनाया। फिर बाद में 26 जनवरी हमारे आज़ादी का दिन नहीं रहा, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन रहा, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे हुआ। क्यों? क्योंकि आज़ादी 1947 में हुई, इसलिए उसी को कहा इन्होंने आज़ादी का दिन। और चूंकि वो आज़ादी का दिन मनाते थे 26 जनवरी, जब इंडिया रिपब्लिक बन गया उस वक्त 26 जनवरी उन्होंने रिपब्लिक डे बनाया। अब ये रिपब्लिक क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें ये रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक होता है जबकि लोग आज़ाद होके वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और आपकी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट जो है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट जो है, वही कानून आपके लिए बनाती है। उसी को कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक इज व्हेन द पीपल थ्रू वोट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रूल। इज दैट राइट? अच्छा, अब देखो, मैं तो यहाँ कभी एंड पर आया, लेकिन बीच में तो बहुत सी चीजें हुई। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान को अपने साथ जोड़कर रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 में, और अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया हिंदू लीडर से, इंडियन लीडर से, कि भाई आप हमें इस वक्त मदद करो, जो ही वार खत्म हो जाएगी हम आपको आज़ादी देंगे। तो 1918 में जब वार खत्म हो गई, 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट का मतलब था कि हम किसी को भी पकड़ेंगे और बगैर किसी पूछताछ के उसको जेल में डालेंगे, मारेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। तो वहीं से जलियांवाला बाग हो गया, है कि नहीं? अच्छा, 1919 में एक और चीज हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा जी हम 10 साल में इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अच्छा, 1927 में साइमन कमीशन बना, और 1928 में साइमन यहाँ आया। वो क्यों आया? उसने देखना था जो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या व्हाट हैज बीन डन इन दैट कनेक्शन। और वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनमें एक्सपेंशन भी किया और नंबर इंक्लूड किया, मगर लोगों ने इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई इंडियन था ही नहीं, ये सारे अंग्रेज थे। उन्होंने कहा साइमन कमीशन गो बैक। सब इसमें बड़ी जुलूस हुए, उन जुलूस में लाठीचार्ज बहुत हुए। और आपको पता है, आपका लाला लाजपत राय, जिसको शेरी पंजाब कहते थे, शेरी पंजाब को लाठू से मार गए। और दूसरा आदमी पता है कौन जबरदस्त हिट हो गया? पंत, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत इतनी लाठियां गिरी कि हिज ब्रेन वाज डैमेज्ड, और बाद में वो खैर वी विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट डे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।